दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्णकली भाग 22 मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। हम भी बड़ी लंबी यात्रा पर निकली हैं। वह कली को ये बिना कुछ पूछे ही कहने लगी। पहले रामेश्वरम, फिर तिरुवल्ली, कांची, मदुरई और वापस दिल्ली। बस इस ओर की यात्रा में कुल्हड़ की चाय तरस कर रह जाती हूँ। बड़ा बुरा अभ्यास है चाय का। सुबह उठते ही गला सूख जाता है। तुमने तो रात भी कुछ नहीं खाया, भूख लगाई होगी। रुको, थोड़ा प्रसाद धरा है। आधुनिका संतनी ने अपना चौकोर बटुआ खोलकर एक रेशमी थैली निकाली और डोरियां खींचकर थैली का खुला मुंह कली की ओर कर दिया। मुझे तो इतनी सुबह कुछ खाने का अभ्यास ही नहीं, फिर ब्रश भी नहीं किया है। कली ने संकुचित स्वर में कहा। तो क्या हो गया बेटी, ये तो बाल गोपाल का भोग है। गंगा जल को घुटने से पहले क्या कोई साधारण जल से कुल्ला करता है? पगली लेखा, मुंह में धरते ही मंजन वंजन सब आप हो जाएगा। वह बड़ी आत्मीयता से तुम छोड़ तू पर उतर आए थे। लो ना, ठाकुर भोग के लिए न्याय नहीं करते। खुली थैली में छिले बादाम, काजू और पिस्ते देख 2 दिन पूर्व की स्मृति कली के कंठ में गैवर बनकर अटक गई। काबुली वाले, देखूं तुम्हारी झोली में क्या है? थैली में निर्जीव में ओ पधरा कली का हाथ कांप उठा। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? कली को संकोच से एक ही काजू निकालते देख संतनी ने मुट्ठी भर मेवे निकालकर उसकी गोदी में धर दिए। कृष्ण कली। इस बार में वो पर पड़ा दूसरा हाथ कांप गया। वो कली के चेहरे पर टकटकी बांधकर ऐसे देखने लगी जैसे निर्ममता से चिथड़े चिथड़े कर फाड़ दी गई किसी अमूल्य चिट्ठी के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर पढ़ रही हो। अस्पष्ट धूमिल स्याही अचानक स्पष्ट होकर निखर आई। अर्थहीन लुंज पुंज अक्षरों की लिखावट की पंक्ति साकार होकर कानों में गूंजने लगी। कृष्ण कली आमी तोरई बोली, कालो तारे बोले गोयरे लोग। कृष्ण कली। वह होठों में बड़बड़ाती कली को उसी रिक्त दृष्टि से देख रही थी। तुम्हारा पूरा नाम क्या है बेटी? वह डरती डरती ऐसे पूछ रही थी जैसे अप्रिय उत्तर इसे पहले ही मिल गया। यत्न से की गई तारुण्य की कलई देखते ही देखते उतर गई। चेहरा सिकुड़कर विषाद की जुर्रियों से भर गया। होठ काट कर रोकने पर भी नीचे को बह गए। होठों से दबी सिसकी फिसल कर निकल गई। दोनों लंबे हाथ फैलाकर उसने कली को छाती से लग दिया। आश्चर्य से स्तब्ध कली अनजान कठोर वक्षस्थल से लगकर भी तन कर काट ही बन नहीं रही। उस स्नेहपूर्ण आकस्मिक आलिंगन का सामान्य भद्रतापूर्ण प्रत्युत्तर भी नहीं दे पाई। कैसी सनकी थी वह संतनी, न जान न पहचान, और लगी छाती से लगाकर रोने जैसे बरसों पहले खो गई सगी बिटिया को किसी गोदने या तावीज का सूत्र पकड़कर पहचान लिया हो। महानाटकी से सिसकियों से कली सहसा झुझला उठी और उसी झुझलाहट के बीच एक शंकासूर ने उसे तड़पा कर रख दिया। अपने कंधे पर टिकी लंबी उंगलियों को उसने बड़ी नम्रता से नीचे उतारते उतारते गौर से देख लिया। नहीं, उसकी धारणा निर्मूल निकली। वे उंगलियां रोग मुक्त होने पर भी क्या वैसी ही हो सकती थीं? एक पल को उसने उस जोड़े को अपने बिछड़े माँ बाप का जोड़ा समझ लिया था, पर उंगलियां मिल भी जाती तो उसकी अभागी जननी को आंखें कौन देता। अपने को संतनी के बाहुपात से मुक्त कर कली पीछे हो गई। संतनी ने इस बीच अपने को संयत कर लिया था। नाक पोंछकर उसने एक बार सहमी दृष्टि से मुर्दा बनकर सो रहे अपने साथी की ओर देखा, फिर कली के चिबुक का स्पर्श कर अपनी उंगलियों को चूम लिया। जब मिलाने वाला मिलाता है तो अचानक ही मिला देता है। वह कहने लगी, कितनी रात सपनों में तुझे देखती रही हूँ। पिछले साल पांडेचेरी छोटी दी के पास गई थी। उन्होंने बतलाया कि तू नाराज होकर कहीं चली गई है। कली को उसका अटपटा प्रलाप अब भी समझ में नहीं आ रहा था। कौन थी वह? उसके भूत भविष्य का लेखा जोखा रखने वाली। क्षमा कीजिए, उसने बड़े नम्र से स्वर में कहा, मैं आपको पहचानी नहीं। कली के इस नम्र वाक्य ने भी संतनी को जैसे क्लोरोफॉर्म सुखा दिया। वो दोनों बड़ी आंखें बंद कर बर्थ की सीट पर पीठ साध कर चुप हो गई। फिर एक लंबी सांस खींचकर उसने आंखें खोली और कली की ओर झुकाई। क्या पहचानेगी तू? ये मोती के दांत के ऐसे ही निकल गए थे? शहद सुहागा लगाकर रात रात भर तुझे गोदी में लिए बैठी रहती थी। छोटी दी तो आया को सौंप कर निश्चिंत हो जाती, फिर उन्हें समय ही कहाँ रहता। आज यहाँ ध्रुपद गा रही हैं तो कल वहां धमार, पर मैं तुझे आया को सौंप कर निश्चिंत हो सो पाती थी। रेशमी बहुमूल्य रजाई ओढ़ने से ही क्या जाड़ा चला जाएगा? तू तो अपनी नन्ही टांगों से साइकिल चलाती, रजाई रोज रात को लतियाकर दूर फेंक देती थी। यह तो मैं जानती थी। मुझे देखते ही तू दूध की बोतल दूर पटक देती और छाती में ऐसे सिर मारने लगती जैसे भूखी देर से बिछड़ी बछिया हो।
आज तुझे क्या दोस्त दो। बड़ी उदासी से हंसकर उसने कली का हाथ अपनी गोदी में खींच लिया। जिस सराय में हम तुम रही थी वो जन्मते ही कृतज्ञता की गुट्टी पिला दी जाती है। मैं तेरी तानी मौसी हूँ कली। क्यों, कुछ याद है? मैंने ही तो तेरा ये लखटकिया नाम धरा था, कृष्ण कली। आज बड़ी दी मिलती तो तुझे सामने धर कर पूछती, क्यों बड़ी दी, देख लो क्या कहा था मैंने। पर एक बात पूछूं कली, सखी माँ को ऐसे क्यों छोड़ आई? सगी माँ? कली बहुत चौंक कर तन गई। क्या उसके अभिशप्त जीवन का रहस्य तानी मौसी नहीं जानती थी? हरे राम, शिव शंकर, दुर्गा भवानी, जय वेंकटेश। उठते ही अनेक देवी देवताओं का एक साथ नाम जपते ही स्वामी जी बर्थ पर बैठ गए। स्वयं कर बाड़ी ने काले रंग का चश्मा लगा लिया। शायद वो अपनी सूजी लाल आंखों को साथी की दृष्टि से बचाना चाह रही थी। कली के पास से उठकर वह स्वामी जी के पास खड़ी हो गई। यहाँ तो कहीं चाय दिखती ही नहीं, लगता है किसी स्टेशन पर ही गाड़ी रुकने पर जुटेगी। कोई चिंता नहीं, स्वामी जी बर्थ पर ही पालती मार कर बैठ गए और पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ कर हिलाते कनखियों से कली को देखने लगे। कहाँ जा रही हो पुत्री? वहीं से उन्होंने अपनी प्रश्न गुलेल का रबर खींचा। कली ने कुछ उत्तर नहीं दिया और उदासीन ग्रीवा खिड़की से ऐसे बाहर निकालकर देखने लगी जैसा उसका प्रश्न सुना ही ना हो। रात के दुधलके में जो व्यक्ति सुदर्शन सन्यासी लगा था वो दिन के उजाले में शमशान घाट का अवधूत लग रहा था। सिलोन जा रही है, वहीं नौकरी करती है। वाड़ी ने ही कली से किए गए प्रश्न का उत्तर दे दिया। नौकरी, स्वामी जी और ऊंचे स्वर में कहने लगे। नौकरी, वह भी इतनी दूर? क्यों नहीं रघुनंदन, आनंद कंद की चाकरी करती पुत्री, चल हमारे साथ। तीर्थ में मंग पर रणछोड़ की राजसी नौकरी दिला देंगे तुझे। ठाकुर की चरण सेवा चाकर रहसू, बाग लगासू, नित्य उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासू, मारे चाकर राखो जी। स्वामी जी काल्पनिक करताल बजाते मीठे स्वर में गाते हंसने लगे। क्यों गोविंद दासी, समझाती क्यों नहीं इस पुत्री को? यह हमारे साथ ही क्यों नहीं चलती? पर गोविंद दासी ने उस उदार प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। स्वामी जी वही गाना गुनगुनाते हाथ में रेशमी जोगिया थैला लटकाए गुसल खाने की ओर चले गए तो बाड़ी बड़े अधैर्य से कली की ओर खिसक आई, जैसे स्वामी जी की अनुपस्थिति में ही उससे चटपट सब कह लेना चाह रही थी। परिस्थितियों से ऐसे विवश हूँ कि तुझे साथ चलने को भी नहीं कह सकती। आप डूबनते बावना ले डूबे जजमान वाली बात है। दिल्ली में हमारा ब्यूटी क्लिनिक था, सब कुछ ठीक चल रहा था। स्वामी जी वहीं योगा के लेसन्स भी देते थे। पता नहीं कहाँ एक विधवा जवान पहाड़ी छोकरी को देखकर स्वामी जी पिघले और साथ ले आए। उसी ने हमारा पटरा बिठा दिया। अब तो उससे क्या छुपाऊं, हमारा एक साइड बिजनेस भी था। तानी मौसी फिर कहीं खो गई। यह तो गोविंद दासी की कपटी आंखों की नई चमक थी। स्वामी जी की अंडरग्राउंड बिजनेस गुफाओं में चलती थी, वहीं उस नमक हराम छोकरी को किसी मठाधीश ने फुसलाकर अपने दल में मिला दिया। वैसे स्वामी जी के भक्तों में कुछ प्रसिद्ध उद्योगपति भी थे। उन्हीं की कृपा से हम इस यात्रा पर निकल पड़े। पुलिस हमारा एक बाल बाका भी नहीं कर पाई। अब तो वो अधूरे वाक्य के पीछे में गुसल खाने के द्वार पर नहा धोकर स्वच्छ निखरे स्वामी जी मुस्कुराते खड़े हो गए। उनकी दाढ़ी मुझे क्या स्नान के जल से साथ ही बह गई थी। क्लीन शेव चेहरे की पारदर्शी त्वचा किसी किशोरी की नवनीत चुप्पी त्वचा सी चमक रही थी। बिंद दासी, अब निकालो हमारा पीला थैला। उनके कहते ही वाणी सेन पीला थैला निकाल लाई। स्वामी जी बर्थ पर जम गए और थैले से विभिन्न आकार की डिबियाएं निकालकर किसी चलचित्र के चतुर मेकअप मैन का सा चमत्कार दिखाने लगे। पहले उन्होंने मुट्ठी भर राख निकालकर दोनों पुष्ट बाहुओं, चिकने चेहरे और गौर बक्षस्थल पर ऐसे पोतली जैसे मैक्स फैक्टर का सुगंधित पाउडर हो। फिर उन्होंने गोरोचन का तिलक संवारा और भीगे जटा जाल को चौड़ी कंधों पर फैला लिया। केस छिटकाते ही रेल का पूरा डिब्बा दामी यूडुकॉलिन की सुगंध से महक उठा। लगता था एक एक केस रोमकूप में बिलासी स्वामी जी गुसल खाने में ही उस सुगंध की स्प्रे कराए थे। किसी दीनहीन परिचारिका सी बाड़ी से उनकी प्रसादन क्रिया में निरंतर योगदान दे रही थी। कभी एक डिब्बा बढ़ाती, कभी दूसरी। गोविंद दासी, अब तुम चाहो तो नहा धोकर तैयार हो सकती हो। स्वामी जी ने ऐसे स्वर में आदेश दिया जैसे बिना उनसे पूछे गोविंद दासी को गुसल खाने जाने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। फिर उन्होंने कनखियों से कली को देखा, जैसे कह रहे हो, देखा हमारा रौब। बाड़ी गुसल खाने में गई थी कि ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर आकर रुक गई। कली को निर्णय लेने में कभी देर नहीं लगती थी। उसने बिस्तरा लपेटा, एक हाथ में सूटकेस लटकाया और ऐसे इत्मीनान से नीचे उतर गई जैसे उसे उसी स्टेशन पर उतरना था जिसको वह नाम भी नहीं जानते थे। क्यों 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 यहीं उतर जाओगी?
एक नासका रंध्र मोड़े प्राणायाम साधे पाखंडी स्वामी जी अपना बको ध्यान भूलकर उठ बैठे। कली ने कुछ उत्तर नहीं दिया। गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। उसने देखा खिड़की पर खड़ी तानी मौसी उसे आश्चर्य से देख रही हैं, क्रमशः दूर होती जा रही। बड़ी बड़ी आंखों में आश्चर्य, वेदना और निराशा का संदेश कली ने पढ़ लिया था। पहले वह मूड से दिख रही थी, फिर दुबली कलाई ऊपर उठ गई। हाथ हिला हिलाकर अनजाने प्लेटफॉर्म पर खड़ी कली ने स्वेच्छा से ही एक स्नेह ग्रंथि और काटकर हवा में उड़ा दी। जैसा आकस्मिक मिलन था वैसा ही आकस्मिक बिछोह। शायद जीवन भर उसे चलती गाड़ी से ऐसे ही अनजान प्लेटफॉर्म पर अपना अधलपेटा बिस्तर बंद और सूटकेस लटकाकर उतर जाना होगा। जिस तानी मौसी के स्नेही चेहरे को वह पहचान भी नहीं पाई थी, जिसके आलिंगन पास को निपट बनावटी समझ वो मुक्त होने को छटपटाने लगी थी, उसी छाती पर सिर रखकर सब कुछ कह देने को अब वह फिर से छटपटाने लगी थी। क्या सोच रही होगी वह? कैसे अकृतज्ञ लड़की थी कली। क्या उसके गुसलखाने से लौटने तक रुक नहीं सकती थी? बिना कुछ कही ऐसे उतर जाने के लिए उसकी अंतरात्मा उसे सहसा बुरी तरह फटकारने लगी। तानी मौसी अकेली होती तो वह वही मिलन कितना सुखद हो सकता था। उस शेर की खाल में लिपटे मौसी के गीदड़ सहचर ने कली को महामाया हो ऐसी बात नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी की कड़वाहट को धो पोंछ कर बहा देने का निश्चय कर ही वो घर से निकली थी। फिर क्या जानबूझकर ही पहले ग्रास में मच्छिका निकल लेती। सूटकेस पास खिसका कर वह बेंच पर बैठ गए। अब किसी भी दूसरी कुछ सेकंडों के लिए रुकी रेलगाड़ी में ही भागकर बैठना होगा। शायद कुली भी उसे स्वयं ही बनना होगा। कैसे अजीब स्टेशन था। लगता था किसी बुताई बस्ती का बुता। कुली न यात्री, खैर कोई न कोई गाड़ी तो पल भर को रुकेगी और किसी भी कुछ पलों की रुकी गाड़ी में वो बैठ सकती थी। चलती और क्षण भर को ऐसे अनजान अनामा स्टेशनों पर रुकती रेलगाड़ियों में चढ़ने उतरने का तो उसे कभी का अच्छा अभ्यास था। पांडे जी की बातों के ही धनी नहीं थे। भाभी समधी को दिया गया अपना आश्वासन उन्होंने समय से कुछ पहले ही पूरा कर दिया। दामोदर ने भी उन्हीं की कृपा से अपनी कोई नौकरी की कटी डोर फिर से थाम कर संभाल ली थी। प्रबीर दिल्ली में चार्ज लेकर घर आ गया था। विवाह में किसी प्रकार का आडंबर नहीं होगा, यह प्रबीर की पहली शर्त थी। वह शर्त तो अम्मा को मान्य थी, पर जिद्दी पुत्र की दूसरी शर्त ने ही उसका सिरदर्द बढ़ा दिया था। एक पुरोहित को छोड़कर प्रबीर ने अन्य आत्मीय स्वजनों को निमंत्रण पत्र ऐसे छलबल के चातुर्य से डाक में छोड़े थे कि हवाई जहाज से उड़कर आने पर भी शायद निमंत्रित अतिथि वहां नहीं पहुंच पाते। छोटे भाई के विवाह में 8 दिन के लिए आकर 2 महीने बिता कर गए पहाड़ के अतिथियों के समागम की स्मृति प्रबीर बोला नहीं था। न जाने कितनी चाचियां, ताइयां और आधी दर्जन बुआओं ने आकर उसका जीना दुभर कर दिया था। जहाँ देखो वहीं आधे दर्जन बच्चे कुलाटे खा रहे हैं। उस पर लान में सूखती पचरंगी साड़ियाँ और बदरंगे पेटीकोटों की लंबी कतार। इस बार वह इस बेहूदगी की पुनरावृत्ति नहीं होने देगा। उसी की जिद से विवाह बिना किसी आडंबर के नितांत आवश्यक कर्मकांड निभाकर ऐसी सादगी से संपन्न हो गया था कि कोई द्वार पर खड़े होने पर ही भी शायद नहीं जान पाता कि अभी अभी इस गृह में विवाह जैसे शुभ कार्य का श्री गणेश हुआ है। न उसने सेहरा बांधा, न फूल माला लटकाई। पिता दोनों बहनोइयों पुरोहितों को कार में बिठाकर स्वयं ड्राइव करता हुआ ऐसे पहुंच गया जैसे पांडे जी के यहाँ किसी जलपान के आयोजन के लिए निमंत्रित अतिथियों को लेकर आया हो। पांडे जी की जनकपुरी में बर्फ हो ऐसे उपस्थित हो गए देखकर खलबली मच गई। पर पांडे जी भी एक घाघ थे। पिछवाड़े के मार्ग से बड़े चातुर्य से सीमित बारात को अपनी बंगलिया में खींच ले गए। वहीं उन्होंने अपने सन की जमाता के चरणों पर सिर टेक दिया। बेटा, ऐसे बैरागी बेस में तुम्हें कैसे वहां लेकर जाकर खड़ा करूंगा? यहाँ का पूरा मंत्रिमंडल जुटा है। पुन्नी मेरी सबसे छोटी लड़की है, वह भी क्या कहेगी? सब बहनों की शादी जिस धूम धड़ाके से हुई वह देख चुकी है। फिर तुम ऐसे बिना सेहरे तिलक के खड़े हो जाओगे तो मैं इष्ट मित्रों को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर तो पांडे जी ने 15 मिनट ही में उजड़ी बारात को संवार लिया। सफेद चूड़ीदार रासिल की शेरवानी और तिरछी टोपी में सवरे अपने दूल्हे को देखकर पुण्य मुग्ध हो गई। निश्चय ही वह अपनी अन्य बहनों में सबसे अधिक भाग्यवान थी। अपने घर की सादगी की छूत प्रबीर पांडे जी के घर तक नहीं पहुंचा पाया। पुन्नी सबसे छोटी लाडली बेटी थी। उसके विवाह में उनके औदार्य को कौन रोक सकता था? एक प्रकार से अपने को लुटाकर ही पांडे जी ने पुत्री को विदा किया था। कुछ सामान तो उन्होंने पैक कर सीधा दिल्ली ही भिजवा दिया था। हमने सोचा वे विदा होते समधी के सम्मुख हाथ बांध कर कहने लगे थे, जब इन्हें 2 दिन बाद दिल्ली ही जाना है तो क्यों फर्नीचर सीधा वहीं न भेज दिया जाए? मेरे एक मित्र का ट्रक भी जा रहा है, अभी सब सामान बड़े आराम से चला जाएगा।
फिर जमाता को एकांत में बुलाकर उन्होंने 5,000 का एक चेक काट कर थमा दिया। लो बेटा, यह तुम्हारा सगुन है। प्रवीर चौंकर 2 कदम पीछे हट गया। कितने सगुन दे रहे हैं आप? अब मैं कुछ नहीं लूंगा। नहीं नहीं, यह तुम्हें लेना ही होगा। यह तो मेरी कुन्नी की जेब खर्च है, हनीमून का जेब खर्च। कुन्नी का नाम लेते ही उनकी आंखें भर आई थी, पर उस व्यक्ति का चेहरा ही ऐसा था कि आंखों में जैसी कैसे ही असली आंसू क्यों न हो चमके हों। प्रवीर को यही लगता था कि वो ग्लिसरीन के नकली आंसू ही हैं। देखिए, यह तो मैं नहीं लूंगा। प्रवीर ने जेब से चेक निकाल कर उन्हें लौटा दिया। ये शायद फिर उसी तरह उसकी जेब में ठूस देते, पर प्रवीर का गंभीर चेहरा देखकर सहम गए। इस दम्भी दामाद की गर्दन शायद वे कभी अपने अन्य जमाताओं की गर्दन की भांति अपने वैभव के बोझ से नहीं दबा पाएंगे। इतना चतुर पांडे जी उसी क्षण समझ गए। चेक उन्होंने आंसू पोंछती कुन्नी को थमा दिया। तेरा दूल्हा तो कंधे पर हाथ ही नहीं धरने देता, इसे तू रख ले। मेरी राय में तुम लोग श्रीनगर ही घुमाओ। कश्मीर में मेरे कुछ परिचित अफसर हैं, उन्हीं को लिख दूंगा। नैनीताल तो बड़ी कॉमन जगह हो गई है, जिसे देखो वही नया ट्रांजिस्टर लटकाया हनीमून पर बन चला जाता है। फिर हमारी आधी रिश्तेदारी वही है। तुम दोनों को सब बारी बारी खाने पर न्योतेंगे और पहाड़ी रसमाता खिला खिलाकर तुम्हारा सब हनीमून चौपट कर देंगे। प्रवीर को यह सब अंग्रेजियत पसंद नहीं थी। छोटा भाई था शौकीन। विवाह हुआ तो नई बहू को लेकर मसूरी, शिमला, नैनीताल न जाने कहाँ कहाँ घुमा लाया। पर प्रवीर की इच्छा न होने से क्या होता। कुन्नी ने सलत जागृत से वह नहीं टाल सका। क्या आप सचमुच कहीं नहीं चलेंगे? अच्छा बोल किया आपने। उसका सुंदर चेहरा लटक गया। जरा सोचिए तो डैडी को कैसा लगेगा। उन्होंने मिस्टर कॉल को लिखकर शायद कमरा भी बुक करवा दिया है। यह भी अच्छी रही। विवाह के पहले ही भी कलकत्ता और बाद में भी कलकत्ता। इससे बिन ब्याही ही बनी थी। सब फ्रेंड्स पूछेंगे हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो, तो क्या कहूँगी बताइए जरा। दिन रात प्रवीर को पुन्नी यही समझाती रही कि उसके समाज में विवाह के 7 फेरों से भी अधिक महत्व हनीमून का है। जब तक नया जोड़ा हनीमून की हज करके न लौटे, हाजी नहीं कहला सकता था। उसकी दलीलों से पराजित होकर प्रवीर को नई पत्नी सहित कलकत्ता छोड़ना पड़ा। 10-15 दिन घूम घाम कर दोनों लौटे तो जया माया जा चुकी थी। दामोदर को कठिनाई से दोबारा मिली नौकरी और स्वयं अपने गलग्रह की मुक्ति के लिए जया को ससुरकुल के ग्राम देवता की पूजा देनी थी। माया के देवर का विवाह था, उसके रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी लौट आए। अम्मा बेटे बहू के समय से पूरी लौटा देकर प्रसन्न हो गई। इतने बड़े घर में मैं फिर से अकेली रह गई हूँ। रहती तो हमेशा ही अकेले थी, अम्मा पुन्नी से कह रही थी। इसी बार जया इतने दिनों रह गई और फिर कली की इन्हें और आदत बिगाड़ दी। पुन्नी सास के सिर में तिल ठोक रही थी। उन्होंने उसके गुड़ों पर अम्मा दी में दिन मुग्ध हो गई। इतने बड़े घर की बेटी थी, पर जहाँ अम्मा कुछ काम करने लगती, चट से उनके हाथ से काम छीनकर पुन्नी स्वयं करने लगती। उस दिन भी अम्मा कंघा लेकर चोटी करने बैठे तो पुन्नी ने उनके हाथ से तेल की शीशी छीन ली। एक दिन ऐसे ही चोटी करने बैठी तो न जाने कहाँ से आंधी सी आ गई। जाने कहाँ से आंधी सी आ गई थी कली। अम्मा कहती जा रही थी, हमेशा आंधी सी आती जाती थी लड़की, बस आई और आते ही कंघा छीन लिया। कभी कहती अम्मा आज तुम्हारा ऐसा जोड़ा बनाऊंगी, कभी कहती वैसा। मरी बच्चियों से ये छोटी बच्ची बन जाती थी कभी कभी। 150 की साड़ी पहनकर एक दिन चौकी में बिना बिछे फर्श पर फटाक से बैठ गई। 1100 की तो तनख्वाह ही पाती थी सुना, पर स्वभाव की ऐसी गऊ की दफ्तर से सीधे चौके में अम्मा अम्मा करती चली आएगी और चट से कटोर दान से रोटी निकाल कर खाने लगेगी। रात आधी रात जब भी लौटेगी बस अम्मा अम्मा करती सारा घर गुलजार कर देगी। अब गई तो भूलकर एक चिट्ठी भी नहीं डाली। न जाने कहाँ है ये लड़की। प्रवीर उठकर अपने कमरे में चला गया। विवाह के साथ ही प्रवीर के कमरे ने अपने चीर कुमार व्यक्तित्व की केचली उतार दी थी। टूटी झूला बन गई। आराम कुर्सी भी गोदाम में चली गई थी और खिड़की पर लेस के पर्दे खिंच गए थे। छोटा सा कमरा 2 पलंगों से भर कर रह गया था। कमरे में आकर प्रवीर पलंग पर लेट गया। सचमुच ही बेचारी लड़की न जाने कहाँ भटक रही होगी। वो जाने को ऐसी टिक टिक ना लगाता तो शायद वह इतनी जल्दी जाती भी नहीं। कुन्नी सास के पास से आकर पति के पास बैठ गई। कुछ ही दिनों में वह उस अपरिचित व्यक्ति के पीछे पीछे किस अदृश्य जादुई डोर से बंधी घूमने लगी थी, वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी। एक पल भी वह उसे छोड़कर इधर उधर जाता तो व्याकुल हो उठती। कई बार डैडी का फोन आ चुका था। मुन्नी दी ने तो फोन ही उसे खूब कोरी कोरी बातें सुना दी थी। अच्छी ससुराल की माया उपजी है तुझे।
हम पराये हो गए हैं? कैसा पत्थर कलेजा है रे तेरा? डैडी कुन्नी कुन्नी कर पगला रहे हैं और तू ऐसी हनमुनिया गई है कि झांकने भी नहीं आई। बृहस्पति को पहाड़ में बिटिया विदा नहीं होती, कल जाएगी तो यहाँ से आ नहीं पाएगी, परसों शुक्र को चली जाना, क्या अम्मा ने रोक लिया। मायके तो वह अब कुछ दिन रहेगी, पर इतवार को प्रवीर दिल्ली चला जाएगा। पति का छड़ी बिछोन भी उसे बहुत अखर रहा था। डैडी के किसी मित्र के फ्लैट में ही फिलहाल प्रवीर एक कमरा पा गया था। निजी आवास मिलने पर ही कुन्नी को अपने साथ ले जा सकता था। अपने निरंकुश जीवन के विपरीत हनीमून की भागदौड़, दावतों, आत्मीय संबंधियों की बधाइयों कि एक से एक पत्रों ने उसे उबा दिया था। जिस कुन्नी को उसने मायके में बहुत कम बोलते देखा था, वही अब कभी कभी अपनी बकर बकर से उसका दिमाग चाट जाती थी। क्यों जी, आपकी टेनेंट ने क्या सचमुच ही आपको इम्प्रेस नहीं किया? आप तो कभी भी उसके लिए कुछ नहीं कहते। उधर अम्मा और माया को तो लगता है जैसे जादुई डंडा फिराकर मोह लिया था। अपनी शादी तक तो क्यों नहीं रोक लिया उसे? मैं भी देख लेती। प्रवीर का माथा ठनका। कहीं उस उत्साही लड़की ने इसे कुछ लिख के तो नहीं दे दिया? वो सब कुछ कर सकती थी। वैसे मैंने भी तो उसे 2 बार देखा है। पति के पास ही दोनों कोहनियां टेक कर अंधेठी मुद्रा में सरक आई। एक बार फैशन परेड में मुन्नी दी के लिए एक बालिका का स्टोन लेना था। सचमुच ही लड़की में कुछ सम्मोहिनी थी। सामान्य से बातिक के 2.25 गज के रेशमी टुकड़े को कंधे पर डालकर ऐसे मुस्कुराती सामने से निकल गई कि मुन्नी दी ने मुख धोकर 100 रुपये में धेले भर का स्टोन खरीद लिया। दूसरी बार मिली थी एक सिनेमा हाउस में। साथ में 3-4 हिप्पी छोकरे और विदेशी छोकरियां थी। डैडी भी हमारे साथ थे। मुन्नी दी ने डैडी से कहा कि वो कुन्नी के ससुराल में रहती है, तो डैडी को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे, मैं मान ही नहीं सकता, कुन्नी के ससुराल के लोग संस्कारी पंडित वहाँ भला या धींगड़ी कैसे रह सकती है? क्या जानबूझकर ही कुन्नी उससे छेड़ रही थी? प्रवीर ने अपनी छाती के पास खिसक आए चेहरे को ध्यान से देखा। उन आंखों में न व्यंग था न ईर्ष्या। तब क्या स्वयं प्रवीर के मन का चोर ही बार बार कान खड़े कर रहा था? फिर आज तो कृष्णकली की स्मृति को बार बार कुरेदा जा रहा था। आज न हो, इसी से न चाहने पर भी वह शैतान चेहरा स्मृति पटल पर उभर रहा था। पर इन 3 महीने में आनंद, आमोद, प्रमोद, उत्सव, घुमकड़ी के बीच किसने भला उसकी स्मृति को कुरेदा था? फिर क्यों पत्नी की मधुर बाहुपास को चीरकर वह अदृश्य प्रेत छाया उसकी छाती से लगकर कुन्नी को नित्य दूर ठेल देती थी? बाहों में कुन्नी को लिए भी वह किसी की स्मृति